नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए इंडियन जियोग्राफी की इस सीरीज में आज ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। और इस पार्ट नंबर 4 में हम जो बाकी बचे हुए लगभग 45 क्वेश्चन हैं, 44-45 क्वेश्चन समथिंग, उनको कवर करेंगे। और ये लास्ट सीरीज है। और इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट चलाएंगे वन बाय वन करके। और जो कि आपके प्राइमरी के लिए तथा जूनियर के लिए और आपका टीजीटी के लिए भी वो सब में जो कॉमन रहता है वही प्रैक्टिस सेट हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस सीरीज को पहले कंप्लीट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। और ये इस सीरीज में वही क्वेश्चन है जो बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? तो आपको बताना है किस नदी के एकीकरण से जुड़ी हुई है। देखिए, यह पट्टी सीमा जो है लिफ्ट सिंचाई की एक परियोजना है। पहली बात तो ये समझना है कि ये कौन सी परियोजना लिफ्ट सिंचाई की परियोजना है। किस नदी पर है? तो ये कृष्णा और गोदावरी नदियों पर है। कृष्णा और गोदावरी नदियों पर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अ, कुछ और टर्म समझते हैं। कौन सी परियोजना आपसे पूछा जाता है किस टाइप की परियोजना है? तो लिफ्ट सिंचाई की परियोजना है। कौन सी सिंचाई की? लिफ्ट सिंचाई। लिफ्ट सिंचाई की परियोजना है, ये परियोजना है। और ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस परियोजना को कहाँ पर क्रियान्वित किया गया, जो है इंटरलिंकिंग करके कृष्णा और गोदावरी से, तो ये सबसे पहले जो क्रियान्वित किया गया ये आंध्र प्रदेश में किया गया। कहाँ पर किया गया? आंध्र प्रदेश। सबसे पहले कहाँ पर इसको क्रियान्वित किया गया? आंध्र प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, हीराकुंड बांध कहाँ पर तैयार किया गया है? और बार बार पढ़ते आए हैं, इसको बहुत ज्यादा बताने की कोई विशेष जरूरत है नहीं। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस नदी पर है? ये महानदी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कभी कभी पूछ लेगा कौन से राज्य में है, तो उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, मैथान बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए, अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले इसको देखते हैं लोकेशन इसका कहाँ है। ये लोकेशन कहाँ पर है? उसके बाद देखेंगे कौन से बांध, ये बांध जो है कौन से नदी पर स्थित है, किसकी वो सहायक नदी है, मेन नदी कौन सी है और कौन सहायक नदी है। तो सबसे पहले कि यह जो बांध स्थित है ये बराकर नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बराकर नदी पर स्थित है। अब बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये दामोदर की सहायक नदी। किसकी है? दामोदर की सहायक नदी। दामोदर नदी की सहायक नदी। दामोदर नदी की सहायक नदी। और इसी पर ये बांध स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। 124, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? देखिए, इसमें चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में। और एक खारे पानी की झील है, खारे पानी की है। और ये सांभर झील भी, ये भी खारे पानी की है। तो दोनों है खारे पानी की झील। सांभर कहाँ? राजस्थान में, राजस्थान में पड़ती है। लोकटक झील कहाँ पर है? ये मणिपुर में है, मणिपुर में है, मणिपुर में है। और बूलर झील कहाँ पर है? ये आपका श्रीनगर में, बूलर झील। तो ये मीठे पानी की है, ये मीठे पानी की, ये मीठे पानी की। तो दो ऑप्शन सही है, यानी कि सी और डी। तो ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में कौन सी कृषि वित्त एग्रीकल्चर फाइनेंस का स्रोत नहीं है? स्रोत नहीं है, आपको ये बताना है। स्रोत है और स्रोत नहीं है, ये कंफ्यूजन रहता है। लेकिन लास्ट में ये पढ़िए कि नहीं वाला जो टर्म आया है इसको थोड़ा गौर से करिए। देखिए, अगर हम स्रोत नहीं है तो हम बात करते हैं सहकारी। तो सहकारी समितियां जो होती हैं वो कृषि को फाइनेंशियल लोन भी देती हैं और काफी ज्यादा सहायता करती है। तो ये भी है। जो व्यापारिक बैंक है
यह भी आपका कृषि विपणन एग्रीकल्चर फाइनेंस करता है। क्षेत्रीय बैंक है वो भी करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहां पर नहीं पूछा है, ये सारे तो कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। इनमें से कोई नहीं ऐसा बैंक है जो इसकी सहायता नहीं करता है, एग्रीकल्चर फाइनेंस नहीं करता है। तो इसमें सारे करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 126 कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से। युग्म पैदावार का मतलब क्या है? युग्म पैदावार का मतलब होता है डबल क्रॉपिंग, यानी कि ऐसी खेती जो मिश्रित खेती के रूप में हो, डबल क्रॉपिंग हो। और डबल क्रॉपिंग की अगर बात करते हैं तो वो ऐसी फसलें जो एक ही मौसम में 2 बार उगाई जाए, तो यानी कि विभिन्न मौसमों में 2 फसलें होती हैं, तो ये जो है आपका डबल क्रॉपिंग कहलाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी क्या कह रहा है? एक ही साथ 2 फसलें नहीं, एक ही साथ नहीं, एक ही विभिन्न मौसमों में 2 फसलें उगाने का ये होता है, और एक ही साथ 2 फसल डबल क्रॉपिंग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी अन्य फसलों के साथ एक फसल नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संदर्भ में क्या सही है? जो सेकंड बार हरित क्रांति हुई उसके संदर्भ में बात पूछ रहा है, क्या सही है? तो देखिए स्टेटमेंट, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं चावल के उत्पादन में वृद्धि करना है। तो इस जब दूसरी क्रांति आई, हरित क्रांति लागू किया गया, तो उसमें गेहूं और चावल का तो उत्पादन किया ही गया, लेकिन अन्य फसलों के भी उत्पादन पे ज्यादा विशेष जोर दिया गया। तो इसमें केवल इसी पर ही वृद्धि करने की बात नहीं किया गया, उसमें अन्य फसलों की वृद्धि करने की भी बात किया गया। तो ऑप्शन नंबर पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना। जहां पर लाभ इसका नहीं पहुंच सका है, जहां पर क्षेत्र इसका लाभान्वित नहीं हो सका है, वहां पर इसको पहुंचाना था। तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। ऐसा नहीं है कि जो प्रयुक्त हो चुकी फसलें हैं उनके उत्पादन में वृद्धि नहीं करना, उनको भी साथ में पैरेलल ले चलना है। लेकिन अन्य फसलें जो नहीं उसमें ज्यादा डेवलप हो सकी हैं उनको भी आगे की तरफ बढ़ाना है। तो यह भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अब स्टेटमेंट 4 क्या कहता है? इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ सस्योत्पादन का समाकलन करना था। ठीक है, मत्स्य पालन, सस्योत्पादन और वानिकी ही इसमें शामिल किया गया था, जो सेकंड जो हरित क्रांति थी। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन स्टेटमेंट आपका 4 आपका करेक्ट है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 2 और 4 स्टेटमेंट आपके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 128 नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। अब आपको बताना है नकदी फसल। तो पहले चीज ये समझिए कि नकदी फसल है क्या? यानी कि जो कैश क्रॉप होती है वो नकदी फसलें आती हैं। जो फूड क्रॉप होती हैं वो खाद्यान्न फसलें आती हैं। जो खाद्यान्न फसलें होती हैं उसमें गेहूं, चावल, मोटे अनाज आते हैं। नकदी फसलें होती हैं उसमें जैसे गन्ना है, कपास है, तंबाकू है, जूट है, तिलहन है, दलहन है, ये सब फसलें आ जाती है। तो जो मोटे अनाज हैं वो आते हैं इसमें नकदी फसलों में। तो गन्ना नकदी फसल है, कपास भी नकदी है, जूट भी नकदी है। ऑप्शन नंबर डी आपका गेहूं नकदी फसल नहीं है। गेहूं क्या है? फूड क्रॉप है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 129 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की है। सबसे ज्यादा प्रगति कौन किया है? ऑप्शन नंबर ए चावल के उत्पादन में, बी दालों के उत्पादन में, सी पटसन के उत्पादन में, डी है गेहूं के उत्पादन में। तो बताइए कौन से किसने जो है स्वतंत्रता बाद जो स्वतंत्रता मिली उसके बाद जो है सबसे ज्यादा डेवलप किया है। तो अगर हम स्वतंत्रता की बात करें कि 1947 के बाद की पश्चात जब 1965 का दौर आया उस समय तो
बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्शन था 1947 में जब आज़ादी मिली, तो गरीबी, भुखमरी ये चरम सीमा पर थी। 1965 में हरित क्रांति का जब आगमन होता है 1965 में, तो उसमें हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत में सर्वाधिक जो ज़्यादा प्रभावशाली रहा है, वो गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहा और गेहूँ के उत्पादन में खूब ज़्यादा वृद्धि भी इसमें की गई। लेकिन अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा फसल जो भारत में यूज़ करने वाली है, जो यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल है, वो चावल है आपका। लेकिन गेहूँ उस समय स्वतंत्रता के बाद ज़्यादा डेवलप हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1965 के बाद ये ज़्यादा प्रभावशाली रहा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 प्रमुख खाद्य फसलें हैं। कौन-सी खाद्य फसल है सबसे प्रमुख? तो प्रमुख का मतलब ऐसी फसलें होती है जो काफ़ी बड़ा जन समुदाय उसको यूज़ करता है, वो खाता है। तो ऐसी फसल कौन-सी है? आपकी चावल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चावल सभी लोग खाता है। आप जाएँगे तो नॉर्थ ईस्ट में पूरे जो है चावल खाने वाले ज़्यादा मिलेंगे। आप साउथ में चले जाइए, वहाँ पर भी चावल खाने वाले मिलेंगे। अब नॉर्थ इंडिया की अगर बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर गेहूँ की जो है पैदावार भी होती है और गेहूँ का जो है कंज़प्शन भी ज़्यादा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चावल नहीं खाते हैं, चावल भी लोग यूज़ करते हैं, खाते हैं। तो कुल मिला-जुला के पूरे इंडिया में चावल का जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहता है कि वहाँ पर उगाई भी जाती है और खाया भी जाता है। तो चावल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस खाद्य फसल के प्रमुख खाद्य फसल चावल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 भारत के चावल के कटोरे के नाम से कौन जाना जाता है? नाम बताएँ। अ, एक केरल, तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा का क्षेत्र, सी पूर्वोत्तर क्षेत्र, गंगा का मैदान। देखिए, चावल के कटोरे की बात किया गया, कटोरा का मतलब होता है जहाँ पर बहुतायत जो है पैदावार होती है, वो उस क्षेत्र को बोला गया है कि चावल का कटोरा। अब चावल के कटोरे की अगर बात करते हैं, तो ये जो क्षेत्र है, कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा वाला क्षेत्र है। डेल्टा वाला क्षेत्र है कृष्णा और गोदावरी का। ये कृष्णा गोदावरी का कहाँ किसके अंतर्गत आता है? ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। जो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा कृषि जो है चावल की खेती की जाती है। अब आपसे कभी पूछ ले आंध्र प्रदेश में अगर की जाती है तो कितने प्रतिशत क्षेत्र पर की जाती है चावल की खेती? तो 29% लगभग 29.3% आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि की जाती है चावल की खेती? और अगर लगभग 2 तिहाई क्षेत्रफल पर खरीफ की फसल बोई जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें प्रभावशाली नहीं रहता, अन्य फसलें भी उसमें शामिल किया जाता है। और अगर चावल के उत्पादन की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो चावल उत्पादन होता है, वो तेलंगाना की रायलसीमा में होता है। तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है अभी, जो स्टेट बना, वो तेलंगाना क्षेत्र में और तेलंगाना क्षेत्र के कौन से? रायलसीमा के क्षेत्र में। तो कौन से क्षेत्र हो गया आपका? कृष्णा, गोदावरी और डेल्टा का क्षेत्र जो है, कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा का क्षेत्र जो है, वहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा चावल उत्पादित होता है और चीनी ये चावल का कटोरा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन-सी है? और सबसे इम्पोर्टेंट खाद्य फसल को आपको बताना है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट खाद्य फसल हमने अभी चर्चा किया है। अगर पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत की बात करेंगे, तो पूरे भारत में जो है कृषि में 31% के समथिंग में ये चावल का उत्पादन होता है। 31% के समथिंग में कितनी क्षेत्रफल हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर जो है कृषि का उत्पादन किया जाए चावल का उत्पादन किया जाता है, स्पेशल चावल का। और सबसे मुख्य फसल कौन-सी है? चावल है, क्योंकि बहुतायत जनसमुदाय खाता है आपका। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 133 भारत में कौन-सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाती है? तो अब जब लोग खा रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है, बोएँगे भी ज़्यादा, तो चावल का जो क्षेत्रफल है, वो ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा
क्षेत्रफल पर चावल की खेती की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 134, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक का जो है राज्य बताइए आप। सबसे ज्यादा कपास उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? तो सबसे ज्यादा अगर कपास उत्पादक की बात करें तो कहाँ पर होगा? काली मिट्टी जहाँ पाई जाएगी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? काली मिट्टी आपकी महाराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाएगी और वहां पर आपका गुजरात में, तेलंगाना में पाई जाएगी। तो ये क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा जो कपास उत्पादन के लिए फेमस है। तो पहले नंबर पे आपका है महाराष्ट्र। सबसे पहले महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पे आपका आता है गुजरात और तीसरे पे आता है तेलंगाना। दूसरे पे गुजरात आ जाता है और तीसरे नंबर पे तेलंगाना। कौन सा आता है? तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ा कपास उत्पादन का जो राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 135, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि गन्ने का उत्पादन सबसे पहले जो गन्ना सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? पहले इसे समझ। सबसे ज्यादा अगर गन्ने के उत्पादन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी स्थान है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ये तो उत्तर प्रदेश है नहीं, ये भी उत्तर प्रदेश यहाँ नहीं है। अब आ गया उत्तर प्रदेश, दो बचा हुआ। उसके बाद यहाँ पर दिया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गन्ना होता है। फिर उसके बाद आपका दिया है आंध्र प्रदेश, यहाँ तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, अब यहाँ आपको ऑप्शन मैच करना है कि आंध्र प्रदेश में ज्यादा होता है या तमिलनाडु में होता है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में औसतन होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, वो मिनिमम है। इसकी अपेक्षा तमिलनाडु में सबसे ज्यादा गन्ना पैदा होता है, तो तमिलनाडु है। कर्नाटक में भी सबसे ज्यादा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये पंजाब में गन्ने का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है और पंजाब में क्या है? आपका गेहूं का सबसे ज्यादा प्रभाव है। तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं तो सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है आपका कर्नाटक, फिर आता है गुजरात और फिर आता है तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक सही ऑप्शन, सही हायरार्की में डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? गन्ना, जूट, गेहूं, मूंगफली। देखिए, शुष्क जो क्षेत्र है उसमें जो फसलें बोई जाती है उसमें सबसे उपयुक्त अगर फसल की बात करें तो है वो मूंगफली। मूंगफली मूंगफली अब आपसे पूछ लिया जाएगा किसकी फसल है, कौन से सीजन की है? तो एक खरीफ की फसल है। एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है मूंगफली और ये शुष्क फसल में आती है। अगर गेहूँ की अगर बात कर लिया जाए तो ये मुख्यतः शीतोष्णकटिबंधीय है। ये जो है रबी ऋतु की फसल है। गेहूँ जो है रबी ऋतु की फसल है। तो इसको आप ध्यान में रखिए कि सबसे शुष्क में जो सर्वाधिक शुष्क जो क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक उचित फसल कौन-सी रहती है? वो है मूँगफली। और अगर गेहूँ की बात करें कौन से सीज़न की है तो ये है रबी। रबी की फसल जो होती है वो आपका रबी की फसल है। रबी है। रबी की फसल, गेहूँ की फसल होती है और रबी की फसल। चलिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूँगफली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक जो जो प्रोड्यूसर है, रबड़ का उत्पादन करने वाला, वो राज्य कौन-सा है? तो आप कई बार उसको पढ़े हुए होंगे, तो वो है केरला और केरला में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन किया जाता है। सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? केरला में किया जाता है। कभी-कभी आपसे पूछ लेगा कि बताइए कौन-कौन से जिले हैं जो ज़्यादा प्रमुख हैं रबड़ उत्पादन के लिए? तो आपका एर्नाकुलम है, कोट्टायम है, काझीकोट है और कोल्लम है। ये जो जिले हैं 4 जिले, ये सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन करते हैं। कभी पूछता है कि कितना परसेंट जो है रबड़ का उत्पादन होता है वहाँ से? तो 75.68% होता है। कितना होता है? 75.68% रबड़ उत्पादन होता है। रबड़ उत्पादन।
उत्पादित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन कहां पर होता है? केरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी स्थान है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी केरला है। सबसे ज्यादा अग्रणी स्थान है, यानी कि 75 परसेंट से एबव है इसका जो है उत्पादक रेट। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है चावल, चाय, तिलहन और दाल। कौन सी ऐसी फसल है जो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन भी की जाती है और उपभोग भी उसका किया जाता है? तो इसका आपको ऑप्शन बताना है। देखिए, ये प्रश्न था कब का? 39 बीपीएससी 1994। अगर उस समय की बात करें तो उस समय जो चाय और दाल 2 ऐसे थे जिनका उपभोक्ता भी सर्वाधिक भारत था और उत्पादन भी, प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा करता था। लेकिन 2020 का है आंकड़ा, उसको देखें तो भारत विश्व में चाय का दूसरा स्थान रखता है। दूसरा स्थान किस में रखता है? उत्पादक में रखता है। और उपभोक्ता में वह सबसे बड़ा है। उपभोग कर रहा है चाय का सबसे पहले स्थान पे, लेकिन उत्पादन कर रहा है दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पे अगर उत्पादन की बात करें, पहले स्थान पे तो चीन है। चीन है, ये उत्पादन कर रहा है, उत्पादन कर रहा है चीन। दूसरे पे भारत, भारत। लेकिन ये पहले स्थान पे है, उपभोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है। ये पहले स्थान पे है वर्तमान में। अगर दूसरी तरफ की बात करें कि भारत में दाल की अगर प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो दाल के उत्पादन और उपभोक्ता के जो बात करते हैं, वर्तमान में अग्रणी स्थान इसी का है। भारत में दाल भी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और उपभोग भी सबसे ज़्यादा होता है। तो आप कहेंगे दाल सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे है, उपभोग में भी है और उत्पादन में भी है, तो दोनों में है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दाल उपभोग में भी पहले स्थान पे है और उत्पादन में भी पहले स्थान पे है, उपभोग में भी पहले स्थान पे है। तो इसमें ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है। बाद में जो आयोग ने इसको जनरल मार्किंग करके हटा दिया था। तो यह चीज़ को समझिए कि इस समय भारत जो है चाय का सबसे ज़्यादा जो है आपका उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे चीन है, उपभोग में सबसे ज़्यादा करता है उपभोग। दाल में दोनों स्थान उसी का बरकरार है, पहला स्थान, यानी कि पहले स्थान पे उत्पादन भी करता है और उपभोग भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो कानन देवन पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी या दार्जिलिंग पहाड़ी या गिरनार की पहाड़ी। देखिए, कानन देवन, दार्जिलिंग और नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये आपका जो अ, इसके लिए चाय बागान के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और चाय बागान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। लेकिन अगर गिरनार की बात करते हैं, गिरनार की बात करते हैं तो गिरनार में चाय बागान नहीं है। गिरनार कहाँ पर पड़ता है आपका? ये गुजरात में पड़ता है। ये गुजरात क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर चाय बागान नहीं है। तो इसमें पूछा है कहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिरनार में नहीं, गिरनार में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? अब कर्नाटक में नहीं है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 141, देखिए, अगर इसकी बात करते हैं तो भारतीय कॉफी बोर्ड के अनुसार, अगर कॉफी का जो एक सर्वे ऑफ इंडिया में जो ये भारतीय कॉफी बोर्ड बनाया है, उसके जो सर्वेक्षण हुआ उसमें बताया कि कर्नाटक और चिल्लूर जो जिले हैं वो आपके इसमें है, कर्नाटक में है चिल्लूर, चिल्लूर जिला और बाबा बुदन और कुर्ग। ये जिले आपके जो है कर्नाटक में पड़ते हैं। लेकिन पुलनेज जो जिला है, पुलनेज जो जिला है वो कर्नाटक में नहीं पड़ता है। वो कहाँ पर पड़ता है? वो तमिलनाडु में पड़ता है। पुलनेज ये जो है ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। और ये तीनों कहाँ पर हैं? कर्नाटक।
कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। तो ये कह रहा है कर्नाटक में नहीं है, तो आपका कौन है? आपका पुलनेज है, जो कर्नाटक में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पुलनेज तमिलनाडु में है। हालाँकि वहाँ पर भी कॉफ़ी का उत्पादन होता है, लेकिन वो आपका कर्नाटक में नहीं, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? चाय, अनाज, पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन। देखिए, तो अगर इन ऑप्शनों की बात करें, पेट्रो रसायन और पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा उत्पादन तो करता नहीं है ये, और बाहर से आयात कराता है। तो 2 तो आराम से एकदम कैंसल आउट कर दीजिए, काम खत्म है इसका। तो ये तो काम खत्म, ये तो काम खत्म। अभी आपने पढ़ा है दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और उपभोग भी करता है। चाय के उत्पादन में दूसरे स्थान पे है और उपभोग में सबसे ज़्यादा है। तो इसमें क्या कर रहा है? अधिक उत्पादन करता है। अधिक उत्पादन में पहला स्थान नहीं कहा है, अधिक उत्पादन करता है, तो चाय का अधिक उत्पादन भी करता है, उपभोग भी करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो पटसन उत्पादन के लिए जो राज्य है वो आपका है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिमी बंगाल है। पश्चिमी बंगाल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पहले नंबर पे अगर पश्चिम बंगाल है, तो दूसरे नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे तो ये है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछ लिया दूसरे स्थान पे कौन-सा है, तो है आपका बिहार है। कौन-सा स्थान है? दूसरे नंबर पे कौन-सा राज्य है? आपका बिहार है। बिहार और पश्चिम बंगाल में सबसे पहले स्थान पे है पश्चिम बंगाल, जहाँ पर जो है पटसन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 144 भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन स्थान है? अभी जस्ट हमने पढ़ा है, बिहार का दूसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 145 क्वेश्चन नंबर 145। 145 में कहता है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट, कैलामाइन, और सी है आपका कैल्साइट, पैलेसाइट, और डी है आपका गैलेना। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए कौन सा है? देखिए, अगर हम प्रश्न जो पूछा गया 2022 का, ये क्वेश्चन है 67 बीपीएससी का प्री का है। इसमें ये चीज़ पूछा गया कि एल्यूमीनियम की अगर बात करते हैं, तो एल्यूमीनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है। सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो है वो बॉक्साइट है। यह विश्व में एल्यूमीनियम तथा गैलियम का प्रमुख स्रोत है। किसका? एल्यूमीनियम और गैलियम का है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एल्यूमीनियम किसका सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट का है। किसका है? बॉक्साइट का है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 146। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। अभी तक तो आपसे पूछा गया कि कहाँ पर सबसे ज्यादा लौह अयस्क पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये बात किया गया है कि लौह अयस्क कहाँ उपलब्ध नहीं है, इस चीज को आपको बताना है। तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब। तो इसमें पंजाब जो है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई माइनिंग है नहीं, तो वहाँ पर कोई खनन होगा नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है कि यहाँ पर कोई भी लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। अब अगर लौह अयस्क उत्पादन की बात करें, तो भारत के पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करते हैं, तो पूर्वी क्षेत्र में झारखंड और उड़ीसा का क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क निकाला जाता है। पहली बात तो ये। अब दूसरा बात, अगर मध्य भारत की बात करें, मिडिल इंडिया की बात करें, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र आते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, जो कि मध्य प्रदेश का ही भाग कभी हुआ करता था, छत्तीसगढ़। अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, प्रायद्वीपीय पठार की यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं, तो कर्नाटक और गोवा उसमें आता है, जहाँ से लौह अयस्क खनन किया जाता है। अगर उसके अन्य क्षेत्र की बात करें, तो अन्य क्षेत्र में आपका आ जाता है जैसे आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। ये क्षेत्र आते हैं जहाँ पर इसको लौह अयस्क निकाले जाते हैं। तो इसमें लौह अयस्क कहाँ उपलब्ध नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 147 भारत के किस राज्य में चांदी उत्पादन होता है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड। अब आपको बताना है चांदी उत्पादन यानी कि सिल्वर का। देखिए, सिल्वर के स्थान पे अगर बात करते हैं तो एक बुक निकलती है इंडिया में, इंडियन मिनरल्स ईयर 2020। अगर उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, उसकी जो सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, तो पहला स्थान राजस्थान का, दूसरा कर्नाटक। राजस्थान और दूसरा कर्नाटक। पहला जो है राजस्थान का है, दूसरा है कर्नाटक का। देखिए, इसमें ना तो राजस्थान है, ना तो कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आयोग ने भी इसको हटा दिया, फिर जनरल मार्किंग इसको किया। आप देख रहे हैं कि कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आयोग ने गलत पूछे थे, फिर उसका जनरल मार्किंग किया जब लड़कों ने अप्रोच किया। तो लेकिन अगर बात करेंगे चांदी की उपलब्धता की, तो सबसे पहले स्थान पे राजस्थान है, दूसरे पे कर्नाटक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 148 निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में अग्रणी स्थान है? दादरी अभ्रक, तांबा, जिप्सम, लौह अयस्क और फिर ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको बताना है कि किस खनिज का विश्व में सबसे प्रथम स्थान है। भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। तो देखिए, अगर बात करते हैं कि 2019 के आंकड़ों के अनुसार, तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक जो अभ्रक है, उसका उत्पादक जो सबसे बड़ा है वो ब्राज़ील है। अभ्रक की बात करते हैं तो ये ब्राज़ील है। ये सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो ब्राज़ील है। अगर तांबे की बात करें तो वो चिली है। चिली कहाँ पर पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। तांबा, चिली, चिली है। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन-सा राज्य है? कौन-सा देश है? चिली है। अगर जिप्सम की बात करते हैं, जिप्सम की बात करते हैं तो इस संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन-सा है? जिप्सम की संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए है। अगर लौह अयस्क की बात करते हैं तो लौह अयस्क में है आपका ऑस्ट्रेलिया। लौह अयस्क है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। आप ये बताइए भारत का कहीं स्थान है? कहीं नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर। तो इन चीजों को भी ध्यान में रखिए। तांबा चिली में, लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया में, जिप्सम यूएसए, अभ्रक ब्राजील। ये कभी पूछ लेगा तो आप इसको ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 149 भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादित करता है? देखिए, अभ्रक के बारे में पूछ रहा है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो अभ्रक उत्पादित करता है। तो जो मिनरल्स ईयर की बुक है, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो अभ्रक उत्पादन में 3 राज्य जो हैं, पहले पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तीसरे पे झारखंड। यानी कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, फिर आपका आता है झारखंड। ये पहले पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे, ये पहले, दूसरे और तीसरे पे। तब 2004 के जो आंकड़ा था उसके अनुसार था ये, कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। तो आप ये बताइए कि अगर इन ऑप्शनों को हम टैली कराते हैं तो कौन-सा सबसे ज़्यादा होगा? क्योंकि इसमें आंध्र प्रदेश, राजस्थान तो ऑप्शन में है नहीं। तो एक ही तो बचा हुआ है, झारखंड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, झारखंड। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर ये नहीं है। 1, 2, 3 का जो रैंकिंग है आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड का है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन कहाँ पर मिलता है? तो ये
आपको बताना है राज्य क्या दिया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, 4 राज्यों को दिया है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा खदानें कहाँ पर हैं, तो सबसे ज़्यादा खदानें हैं आपके झारखंड सॉरी झारखंड कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद आपका झारखंड में है, फिर तेलंगाना में है और उसके बाद आंध्रा में है, फिर पश्चिम बंगाल और बिहार में। आप ये देखेंगे छोटा नागपुर का जितना भी बेल्ट है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है खनन के लिए और एक दूसरे से ये सब सटे हुए राज्य हैं। ज़मीनों का ऐसा बँटवारा नहीं कि ज़मीनें यहाँ से फट के अलग होके फिर बँटवारा किया है। वो तो मानव निर्मित रेखा के रूप में बँटवारा किया कि भाई ये इतना ये टेरिटरी को आप सँभालेंगे, ये आप सँभालेंगे। लेकिन प्रकृति ने किसी प्रकार का बँटवारा नहीं किया है। तो छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार, ये जो है कोल माइनिंग के लिए जो है माइनिंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। लेकिन यहाँ पर जो पूछा था, तो आप देख लीजिए राजस्थान है, उतना प्रभावशाली नहीं, मध्य प्रदेश नहीं है, उड़ीसा नहीं है, तो है कौन सबसे ज़्यादा? बिहार है, सबसे ज़्यादा बिहार। अब बिहार कब पूछा गया? यह प्रश्न 1994 1994 में तो उसके अंतर्गत दूसरा भी राज्य था, बिहार से झारखंड जब बना, 2000 में बना था। लेकिन 1994 में उसका ही भाग था, तो उस समय की खदानें सबसे ज़्यादा यहीं पर थी। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर सी का आपका करेक्ट आंसर था कि बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1951 सॉरी 151 कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम बताइए कि कोयला उत्पादन में कौन-सा राज्य अग्रणी है, उसके बाद फिर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कोयले उत्पादन की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड। ये जो 2019 का जो आंकड़ा था इंडियन मिनरल्स ईयर बुक आती है, 2020 का जो आंकड़ा था, उसमें जो अगड़ी कोयले के उत्पादन में बताया, वो सबसे पहले कौन था? छत्तीसगढ़। जी, जी, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड। ये 3 राज्य थे। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। ये सबसे अग्रणी राज्य हैं वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें। लेकिन यहाँ पर पूछा 1999 का क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, तो बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन हुआ करता था, क्योंकि उस समय झारखंड भी इसी का भाग था बिहार का। 1999 की बात थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन वर्तमान की बात करें, तो सबसे नंबर 1 पे छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, तीसरे नंबर पे झारखंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और आसाम। कोरबा जो कोयला क्षेत्र है, वो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कोरबा जो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, ये बताइए यह क्षेत्र, यह कोरबा का कोयला क्षेत्र, ये किस नदी घाटी के किनारे अवस्थित है? तो यह सहदेव नदी बेसिन का क्षेत्र में आता है, सहदेव नदी बेसिन के क्षेत्र में। कोरबा क्या है? एक जिला है और ये सहदेव सहदेव देव नदी, ये सहदेव नदी घाटी के क्षेत्र में ये आता है। जो इसकी बात करते हैं तो कोरबा ताप विद्युत संयंत्र भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। आप देखेंगे तो कोरबा ताप विद्युत संयंत्र यहीं पर है और कोयले से ही उसको बिजली जो है प्रोड्यूस की जाती है, जनरेट की जाती है। तो ये कहाँ पर पड़ता है आपका? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 153 पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है, क्या है? पश्चिमी सिंहभूम में लौह अयस्क ऑप्शन नंबर ए है लौह अयस्क खनन, ऑप्शन नंबर बी बांध, ऑप्शन नंबर सी पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, पश्चिमी अगर पश्चिमी सिंहभूम की बात करते हैं, तो यह पश्चिमी सिंहभूम में चिरैया जो खान है, इसकी एक विशेषता खास है कि यह लोहा का खनन सर्वाधिक होता है। छोटे से क्षेत्र में लेकिन सबसे ज़्यादा लोहे का खनन किया जाता है। तो ये क्षेत्र आपका सिंहभूम में पड़ता है और आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो लौह अयस्क के लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
154 किस खनिज से रेडियो प्राप्त किया जाता है? रेडियम जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसको प्राप्त किया जाता है। कौन सा ऐसा खनिज है जिससे आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ प्राप्त करते हैं, जिसको रेडियम के रूप में जानते हैं? अगर रेडियम का जो प्रतीक मानते हैं, जो प्रतीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम से प्रतीक लिखते हैं, तो उसको लिखते हैं RA से, लिखते हैं रेडियम को। और जो पिच ब्लेड है, पिच ब्लेड से जो है यूरेनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। जो यूरेनियम ऑक्साइड है वो पिच ब्लेड का ही एक रूप है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये पिच ब्लेड। ऑप्शन नंबर बी आपका पिच ब्लेड होगा और इसी से ये जनरेट होता है, रेडियम बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, भारत में पहला पनबिजली यानी हाइड्रो पावर स्टेशन शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ कहाँ पर है? पाईकारा में, दूसरा है कोयना में, तीसरा है भाखरा नंगल में और चौथा है शिव समुद्रम में। कहाँ पर हुआ है? तो देखिए, सबसे पहले इसकी हायरार्की देखते हैं कि सबसे पहले जो जल विद्युत परियोजना चालू हुई थी, वो हुई थी बंगाल के दार्जिलिंग में। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, भारत का पहला पन विद्युत जो है संयंत्र जो लगाया गया, वो पहला तो था आपका दार्जिलिंग में। लेकिन दूसरे की बात करें, दूसरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो लगाया गया, वो शिव समुद्रम में लगाया गया। शिव समुद्रम में यह अत्याधुनिक तौर पे था। ये कब लगाया गया, यह भी आपसे पूछ ले, तो ये लगाया गया आपका 1902 में। ये 1902 में लगाया गया। और जो आपका दार्जिलिंग में लगाया गया था, वो कब लगाया गया? वो 1897-98 में लगाया गया था। दार्जिलिंग में पहला था, दार्जिलिंग में दार्जिलिंग में लगाया था, पहला लगाया गया था। ये आपका 1897-98 में था। 97-98 में। 1902 में आपका शिव समुद्रम पे लगाया गया यह संयंत्र। अच्छा, ये किस लिए लगाया गया था? इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो कोलार की खान, जो स्वर्ण खान है कोलार की, वहाँ पर जल की आपूर्ति तथा विद्युत आपूर्ति दोनों के लिए, कोलार खान में जल तथा विद्युत आपूर्ति के लिए ये लगाया गया था। तो उद्देश्य था कोलार की खान के लिए। कोलार की खान के लिए बिजली और पानी दोनों की उपलब्धता के लिए ये लगाया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह अत्याधुनिक तौर पे लगाया गया था, तो इसलिए सबसे ज़्यादा मान्यता इसी को मिली और आयोग ने इसको आंसर सही किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 156, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही की बात कर रहा है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। पहला, गत दशक में ये कब पूछा गया? 2005 में पूछा गया। उसके परिप्रेक्ष्य में बात किया जा रहा है। गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति में लक्षित हुई थी। एकदम सही था। ह्रासमान जो है उसमें लक्षित हुआ था। बात तो एकदम सही है। ये तो करेक्ट है स्टेटमेंट। दूसरा क्या कह रहा है? विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। एकदम सही है। भारत में न्यूनतम है तो कितना है? ये 0.6 है। अच्छा, अब तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से भी कम है। ऐसा नहीं है। जो गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, उसका जो योगदान है आपका, जो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान है, वो 9.99% है। कितना है? ये 9.99% है और 1% से यानी कि कह रहा है कम है। ये तो स्टेटमेंट एकदम गलत है। और आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये तो गलत है। भारत ही देखिए, भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। ये तो बात सही है। उद्योग में सबसे ज्यादा ऊर्जा कंज्यूम होता है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 157, भारत में कतिपय लौह अयस्क संयंत्र पश्चिमी घाट से होकर आयोजित किए गए हैं।
इन उद्योगों की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण है। जो पश्चिमी घाट तट पर जितने भी लौह अयस्क के संयंत्र लगाए गए हैं उत्पादन के, वो क्यों ऐसा लगाए गए कि पश्चिमी घाट पे ही लगाए गए हैं। तो देखिए, जहाँ पर माल की उपलब्धता होगी, वहीं पर संयंत्र लगेंगे। जैसे गोवा और मध्य प्रदेश में जो है उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निकाले जाते हैं, क्योंकि वो पश्चिमी तट पे हैं और वहाँ से निर्यात करने के लिए बंदरगाहों की उपस्थिति भी बेहतर है और वहाँ पर हड जो कनेक्टिविटी है, वह भी बेहतर है और वहाँ कच्चे माल का उपलब्धता भी रहती है। तो इसलिए सारे संयंत्र वहाँ पर लगाए गए हैं। अब देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर आधिकारिक नाभिकीय ऊर्जा जनन होती है। नाभिकीय ऊर्जा जनन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो राउतपारा और यहाँ पर आपका कई जगह पर है, उत्तर प्रदेश में भी लगा हुआ है जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। लेकिन ऐसा है नहीं ऐसा कि इसी के कारण वहाँ पर पश्चिमी घाट पर ये लगे हुए हैं, तो यह स्टेटमेंट तो एकदम गलत हो गया। कोई मतलब नहीं इसका। दूसरा क्या है? गोवा मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेप मिलना, इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक वृद्धि एकदम सही है। देखिए, वहाँ कोस्टल एरिया है, आयात-निर्यात में सुविधाएँ होती है, आने-जाने में सुविधाएँ हैं, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर है, वहाँ पर जो कच्चे माल की उपलब्धता है, तो इसलिए वहाँ पर लगा हुआ है। तो यह पहला जो बी स्टेटमेंट है, वो सही है। सी स्टेटमेंट क्या कहता है? पश्चिमी तटीय क्षेत्र से भारतीय लौह अयस्क की अंतर्राष्ट्रीय माँग की कमी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मा कमी-वमी कुछ नहीं, माँग की है। और ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? स्पंज लौह तकनीकी का अपना अपनाया जाना। स्पंज लौह तकनीकी का अपनाया जाना यह मुख्य कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कच्चे माल की उपलब्धता और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, निर्यात आयात की सुविधाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 158 भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और इनकी कुल लंबाइयाँ तकरीबन कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 34 राजमार्ग हैं, 16,000 किलोमीटर लंबाई है। बी 44 राजमार्ग हैं और 24,000 किलोमीटर लंबाई है। सी 54 राजमार्ग हैं, 16,000 किलोमीटर लंबाई है। ऑप्शन नंबर डी 64 राजमार्ग है, 40,000 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। तो देखिए, ये क्वेश्चन 1992 और 93 का है। 38 बीपीएससी का, 38 बीपीएससी 1992-93 का है। अगर बात करते हैं कि 2001 और 2 के आंकड़े की बात करते हैं, तो जो जो आंकड़ा था उस समय 40,000 था। 2001-2 में वो 40,000 था। अब आयोग ने इसको जो माना है, वो माना है 64 इसके आपके राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और 40,000 किलोमीटर इसकी लंबाइयाँ हैं। लेकिन अगर आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, इस समय, तो जो आंकड़ा आया आपका 31 मार्च 2019 का, 31 मार्च 2019 का, 31 मार्च 2019 का, उस आंकड़े में ये बताया गया कि इस समय वर्तमान में भारत में 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? 599 राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग कितने हैं? 599। अब जो उनकी लंबाइयों का एक डाटा आया बाद में 2021-22 का जो नवीनतम डाटा था, उसमें ये बताया गया कि 1,40,995 किलोमीटर उनकी लेंथ है। कितनी है? 1,40,995 किलो 1,40,995 किलोमीटर उनकी लंबाई है। कितनी है? 1,40,995 किलोमीटर इनकी जितने नेशनल हाईवे हैं, उसकी लेंथ है। यह वर्तमान आंकड़ा है 2020-21 का, 20-21, 20-21 के आंकड़े के अनुसार है। तो वर्तमान का ये है, वो तो 1993 का था, तो ये ऑप्शन उसने करेक्ट माना था आयोग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था कब? और बार-बार आप पढ़ते चले आए हैं 1853 मुंबई से ठाणे कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 जो पर्टिकुलर डेट आपसे पूछ ले तो 16 अप्रैल को था। ये आपका 16 अप्रैल 1853 में था। ठीक।
अच्छा, इसमें और कोई क्या चीज़ पूछेगा? बार-बार पूछता है कि भाई कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे। उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। गवर्नर कौन था? उस समय गवर्नर था आपका गवर्नर लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी था। उस समय ये ट्रेन चली थी। अच्छा, कभी-कभी आपसे पूछ लेता है कि कितने डब्बे थे उसमें? कितने डब्बे थे? अब उसकी क्योंकि पहली ट्रेन थी, इसलिए उसके सारे स्पेसिफिक कैरेक्टर को पूछता है। कितने डब्बे थे? तो उसमें 14 डब्बे थे। 14 डब्बे थे। 14 डब्बे थे। 14 डब्बे थे इसमें और 14 डब्बों में से 14 डब्बों में 400 सवारी 400 सवारी थी। 400 सवारी बैठाई थी और उसमें कितने किलोमीटर की यात्रा की थी? 34 किलोमीटर की यात्रा की गई। कितने किलोमीटर की यात्रा की गई थी? 34 किलोमीटर की यात्रा की गई थी। अगर आपसे कभी-कभार मील में पूछ लेता है तो 21 मील आप लिख दीजिए, 21 मील। 34 किलोमीटर या 21 मील तक जो है सफ़र किया था मुंबई से थाने तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 160 बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो देखिए 3 प्रकार की पटरियाँ होती हैं। 3 प्रकार की पटरियाँ होती हैं। एक मीटर गेज होती है। मीटर गेज का मतलब होता है 1 मीटर। मीटर गेज मीटर गेज इनके बीच 1 मीटर, 1 मीटर। 2 पटरियों के बीच में जो लेंथ होती है, वो 1 मीटर की होती है। बड़ी लाइन क्या होती है? बड़ी लाइन बड़ी लाइन में साढ़े 5 फीट, साढ़े 5 फीट होती है और इसमें 2 पटरियों के बीच बड़ी लाइन में बात करें तो साढ़े 5 फीट। कितनी होती है? साढ़े 5 फीट होती है। अगर आप एमएम में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 1673 एमएम। 1673 एमएम ये होता है आपकी बड़ी लाइन, बड़ी लाइन। अगर छोटी लाइन की बात करें तो केवल 762 एमएम होती है। कितना होती है? केवल 762 एमएम, 762 एमएम। किसकी है? ये छोटी लाइन की। छोटी लाइन की जो पटरियों के बीच का लेंथ होता है 762 एमएम होता है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है 5 साढ़े 5 फीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मारमुआ गांव पत्तन कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, 2 है आपका तमिलनाडु, सी में आपका गोवा और डी में आपका केरल। कहाँ पर स्थित है? देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है कि मारमुआ गाँव और यह आपका अवस्थित है गोवा में। कहाँ पर अवस्थित है? गोवा में। लेकिन कभी-कभार आपसे पूछता है कि कौन से नदी तट के मुहाने पर स्थित है? तो ये नदी तट का जो मुहाना है, ये है जुआरी। कहाँ पर है? जुआरी नदी। जुआरी नदी तट पे है। कहाँ पर? जुआरी नदी के तट पे है। कौन से राज्य में है? गोवा में है। गोवा का प्रधान जो है ये यहाँ से होता है, जहाँ से निर्यात-आयात की सुविधाएँ वहाँ से गोवा को मिलती है। तो यह चीज़ आप ध्यान में रखिए, किस नदी के किनारे है जुआरी, कहाँ पर स्थित है? गोवा में। ये प्रधान पत्तन गोवा का है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? ऑप्शन नंबर 1 केरल, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा तमिलनाडु और पाँचवाँ ऑप्शन आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब 66 बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है ये। 66 बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। चलिए बताइए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करते हैं कि भारत का 13वां बंदरगाह की बात करें तो महाराष्ट्र के राज्य में स्थापित हो रहा है, पहली बात महाराष्ट्र में। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसकी कुछ और विशेषताएँ हैं जो इस प्रकार कि यह पूछ लिया जाए कब इसका जो है मंत्रिमंडल ने इसको संस्तुति दिया था, कब इसका जो सैंक्शन हुआ था। तो ये
5 फरवरी 2020 को। कब इसको लाया गया था, अमल में लाया गया था? तो 5 फरवरी 2020 को संस्तुति मिली थी इसका। एक और कहाँ पर बन रहा है? आपका महाराष्ट्र में बन रहा है। तो महाराष्ट्र में बन रहा है तो आपसे कभी-कभार पूछ लेगा कि महाराष्ट्र में कहाँ पर बन रहा है? तो दहानू एक प्लेस है, दहानू के पास ये इसका जो है अ, इस ये बन रहा है। दहानू एक प्लेस है महाराष्ट्र में, दहानू। दहानू के पास ये बन रहा है। अगर कभी-कभार आपसे पूछता है कि कितने लागत इसमें लग रही है, तो 65.54 करोड़ रुपए लगभग लग रहा है। 65,544 65,544 करोड़ रुपए इसकी लागत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़, दूसरा भरतपुर में, तीसरा गुड़गांव में और चौथा गांधीनगर में। देखिए, सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी जो है ये आपका गुड़गांव में है, जिसको आप गुरुग्राम के नाम से जानते हैं और गुड़गांव में है। ये जो है वर्तमान नाम गुरुग्राम है, पहले का नाम गुड़गांव था। सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी का जो पुराना नाम था तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य था। पहले क्या था? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य था, इसका पूर्व नाम था ये सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। इस समय क्या रख दिया गया? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पार्क रख दिया गया है। इस समय वर्तमान में जो रखा गया है सुल्तानपुर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पार्क। इस समय सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पार्क के नाम से इस समय विख्यात। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुड़गांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए भारती, दूसरा स्वागतम, तीसरा हिंदुस्तान और चौथा मैत्री। कौन सा ऐसा है जिसका नाम जो है आपका तृतीय शोध केंद्र नाम है? भारती, स्वागतम, हिंदुस्तान और मैत्री। तो देखिए, पहली बात तो ये है, अंटार्कटिका की अगर बात करें तो हम कहेंगे कि दक्षिण गंगोत्री में अंटार्कटिका का एक पहला अनुसंधान केंद्र लगा था। कहाँ, कौन-सा नाम से था? दक्षिण गंगोत्री नाम से। अगर आपसे कभी-कभी ईयर पूछ लेता है तो 1983 में इसका जो है प्रथम जो है स्थापना हुई थी कि 1983 में यहाँ पर अनुसंधान केंद्र लगाने के लिए। और इस समय की बात करें 1988-89 के बाद के अंटार्कटिका में जो भारत में तृतीय अनुसंधान केंद्र है उसका नाम रखा गया भारती। और इसकी स्थापना कब की गई ये भी पूछेगा। ये इसकी स्थापना की गई कब? तो ये है आपका 2012 में। 2012 में इसकी स्थापना की गई और ये इसका नाम तृतीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? इसका नाम है भारती। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती है? बॉम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, आपसे पूछा है प्रवाल भित्तियों के बारे में, कहां पर नहीं पाई जाती? प्रवाल भित्तियों का मतलब है कोरल रीफ। कोरल रीफ्स कहां नहीं पाई जाती? मन्नार की खाड़ी में तो पाई जाती हैं, कच्छ में भी पाई जाती हैं, लक्षद्वीप, मिनिकॉय में पाई जाती हैं, बॉम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, बॉम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। और 65 बीपीएससी 2019 का ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पर इंडियन जियोग्राफी का जो ये सेशन है ये समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वाला जो है हम प्रैक्टिस सेट करेंगे और उस प्रैक्टिस सेट में मैथ के साथ जितने भी और अन्य पोर्शन है जो सभी में कॉमन आता है, चाहे वो प्राइमरी का आप दीजिए, चाहे टीजीटी का दे दीजिए, चाहे पीजीटी का, जो कॉमन सेशन है
उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में यूज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।